नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। सेफ्टी की पाठशाला के रिस्क असेसमेंट की श्रृंखला के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। अपने पिछले एपिसोड में हमने 5x5 रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स का उपयोग करके रिस्क इवैल्यूएशन के प्रोसेस के बारे में जाना था। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि उचित रूप से किया गया रिस्क असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह से मदद कर सकता है और इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, उचित रूप से किया गया रिस्क असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कई तरह से मदद कर सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ये प्रोएक्टिव रूप से रिस्क की पहचान करके दुर्घटनाओं को रोकने और एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाने में मदद करता है। यह सुरक्षित कार्य वातावरण कर्मचारियों के वेलबीइंग को सुनिश्चित करने में योगदान देता है, जो कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है, जिससे न केवल क्वालिटी बल्कि प्रोडक्टिविटी में भी सुधार होता है। रिस्क असेसमेंट के अन्य लाभों में शामिल है, पहला, इंप्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन। रिस्क को प्रायोरिटाइज करने से संगठनों को अपने रिसोर्सेज जैसे बजट, मैन पावर, इक्विपमेंट, मटेरियल, मेथड, टाइम आदि का अपने सबसे क्रिटिकल रिस्क को संबोधित करने, एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने और बर्बादी को कम करने की दिशा में निर्देशित करने से उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित करने में मदद मिलती है, जिससे रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट्स की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में सुधार सुनिश्चित होता है। नंबर 2, कॉस्ट रिडक्शन। पोटेंशियल रिस्क को प्रोएक्टिव रूप से पहचान करके संगठन एक्सीडेंट्स, लीगल लायबिलिटीज और प्रॉपर्टी डैमेज के फाइनेंशियल इंपैक्ट को कम कर सकते हैं, जिससे लंबे समय में कॉस्ट सेविंग्स होती हैं। नंबर 3, इनहैंस्ड डिसीजन मेकिंग। रिस्क की गहन समझ से संगठनों को पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए आत्मविश्वास के साथ बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। नंबर 4, बिजनेस कंटिन्यूटी। पोटेंशियल रिस्क की पहचान करना और उनसे निपटने की योजना बनाना सुनिश्चित करता है कि संगठन व्यवधानों के लिए बेहतर ढंग से तैयार है। यह डाउनटाइम को कम करके और आवश्यक ऑपरेशंस को बनाए रखकर व्यवसाय की निरंतरता में योगदान देता है। नंबर 5, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। नियमित रिस्क असेसमेंट संगठनों को अपने प्रोसेसेस को रिफाइन करने और अपने ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच के दृष्टिकोण को बेहतर करने में मदद करता है, जिससे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के कल्चर को बढ़ावा मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कलेक्टिव कमिटमेंट। जब रिस्क असेसमेंट को सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाता है तो यह सुरक्षा के प्रति कलेक्टिव कमिटमेंट को बढ़ावा देता है, जो एक प्रिवेंटिव माइंडसेट को जन्म देता है। यह इंक्लूसिव अप्रोच न केवल इमीडिएट रिस्क को कम करता है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर को भी स्थापित करता है, जहां सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, साझा जिम्मेदारी को अपनाया जाता है और वर्कर्स के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज का एक अभिन्न अंग बन जाती है। अब जब हम प्रभावी रिस्क असेसमेंट के लाभों को समझ गए हैं, तो चलिए अब बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस को हम प्रभावी कैसे बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि एक प्रभावी रिस्क असेसमेंट करने के लिए कौन जिम्मेदार है। जैसे कि आमतौर पर माना जाता है कि रिस्क असेसमेंट करना सुरक्षा के कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जबकि सेफ्टी प्रोफेशनल्स एक व्यापक और प्रभावी रिस्क असेसमेंट के बनाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनकी भूमिका मुख्य रूप से एडवाइजरी होती है, जबकि इसके लिए एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अंततः जिम्मेदार होता है। सेफ्टी प्रोफेशनल्स की भूमिका रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज को विकसित करने और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुपालन को सुनिश्चित करने में विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ सहयोग करते हुए एक्सपर्टीज और गाइडेंस प्रदान करना है, जिससे एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित हो सके। एक प्रभावी और व्यापक रिस्क असेसमेंट के संचालन के लिए एक टीम का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें सेफ्टी प्रोफेशनल्स के अलावा अन्य लोग भी शामिल होने चाहिए, जिसमें शामिल हैं नंबर 1, टॉप मैनेजमेंट के सदस्य जो संगठन के रिस्क प्रोफाइल से अवगत हैं, इस एक्सरसाइज को एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन प्रदान करने के लिए। नंबर 2, इंडस्ट्री से संबंधित इंजीनियरिंग और टेक्निकल एक्सपर्ट्स किसी विशिष्ट इक्विपमेंट, प्रोसेस या टेक्नोलॉजी के रिस्क को आंकलन करने के लिए। नंबर 3, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के सदस्य
ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स और एम्प्लॉय वेलबींग के इश्यूज पर इंसाइट्स प्रदान करने के लिए। नंबर 4, लीगल और कंप्लायंस एक्सपर्ट्स एप्लीकेबल लॉज और स्टैंडर्ड्स को सुनिश्चित करने के लिए। नंबर 5, संबंधित डिपार्टमेंट हेड्स अपने विभाग से संबंधित प्रैक्टिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट से संबंधित रिस्क की पहचान करने के लिए। नंबर 6, क्वालिटी कंट्रोल विभाग के सदस्य प्रोडक्ट क्वालिटी से संबंधित रिस्क की पहचान करने के लिए। नंबर 7, सुपरवाइजर्स और टीम लीडर्स, क्योंकि उन्हें संगठन के टीम डायनामिक्स, वर्क प्रोसेसेस और ऑपरेशंस संबंधित पहलुओं की करीबी समझ होती है। नंबर 8, कंट्रैक्टर्स के प्रतिनिधि, क्योंकि वे साइट स्पेसिफिक पोटेंशियल रिस्क का आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए अपनी विशिष्ट विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 9, फ्रंटलाइन लेवल वर्कर्स, क्योंकि वे वास्तव में साइट्स पर काम करते हैं, उन्हें कार्यस्थल के सभी संभावित खतरों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इसलिए वे अपने अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर मूल्यवान इनपुट्स प्रदान कर सकते हैं। नंबर 10, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट्स, पर्यावरण संबंधित रिस्क की पहचान करने के लिए यदि संगठन की गतिविधियों का कोई एनवायरमेंटल प्रभाव है, इनको इंक्लूड करना जरूरी है। नंबर 11, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर कार्य के दायरे के आधार पर एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को भी आमंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि वे विशेष ज्ञान या एक अलग दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। नंबर 12, इमरजेंसी रिस्पांस टीम के सदस्य, क्योंकि वे आपातकालीन स्थितियों से निपटने से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इन सभी लोगों को रिस्क असेसमेंट की प्रक्रिया में शामिल करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे विभिन्न दृष्टिकोण, अनुभव और विशेषज्ञताओं को एक साथ लाते हैं और एक होलिस्टिक और थरो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। सभी लेवल्स पर कार्यरत कर्मचारियों को इस प्रक्रिया में शामिल करने से पोटेंशियल रिस्क का कॉम्प्रिहेंसिव और इफेक्टिव मूल्यांकन सुनिश्चित होता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है, विविध चुनौतियों को संबोधित करने के लिए संगठन की क्षमता बढ़ती है और सुरक्षा के लिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कल्चर को बढ़ावा मिलता है। यहां यह याद रखना जरूरी है कि नेचर ऑफ वर्क और संगठन के आधार पर इसमें शामिल व्यक्ति और उनके स्पेसिफिक रोल्स भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट की प्रक्रिया कब कब की जानी चाहिए। किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले रिस्क असेसमेंट करना संभावित खतरों एवं अप्रत्याशित चुनौतियों को सक्रिय रूप से पहचानने और कम करने और वर्कर्स की सुरक्षा एवं प्रोजेक्ट की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, यहां हमें यह समझने की भी जरूरत है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एक वन टाइम एफर्ट नहीं है। रिस्क असेसमेंट्स के रिव्यू की फ्रीक्वेंसी नेचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री रेगुलेशंस और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी सहित विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करती है। रिस्क असेसमेंट्स का रिव्यू आमतौर पर इन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। नंबर 1, सिग्निफिकेंट चेंज, जब भी कार्यस्थल के लेआउट, प्रोसेसेस, इक्विपमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सब्सटेंशियल चेंजेस, मॉडिफिकेशन या अपग्रेड्स होते हैं या फिर कोई नए उपकरणों की स्थापना होती है, तो रिस्क असेसमेंट यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि वे नई परिस्थितियों के अनुकूल हों। नंबर 2, न्यू इंफॉर्मेशन, जब भी कोई नई जानकारी, डाटा, रिसर्च, फाइंडिंग्स या इंडस्ट्री इनसाइट्स उपलब्ध होती हैं जो कुछ जोखिमों की समझ को प्रभावित कर सकती हैं, तो रिस्क असेसमेंट को रिव्यू किया जाना चाहिए। नंबर 3, स्टैट्यूटरी चेंजेस, जब भी सेफ्टी रेगुलेशंस, लीगल रिक्वायरमेंट्स या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में कोई परिवर्तन होते हैं, तो भी रिस्क असेसमेंट को यह सुनिश्चित करने के लिए रिव्यू किया जाना चाहिए कि यह कंप्लायंस बनाए रखने के लिए वर्तमान लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। नंबर 4, एनवायरमेंटल चेंजेस, आउटडोर या पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील कार्य वातावरण में जब भी एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे मौसम की स्थिति के कारण कार्यस्थल के रिस्क में परिवर्तन होता है, तो रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना चाहिए। नंबर 5, कंट्रैक्टर चेंजेस, जब भी साइट पर काम में शामिल ठेकेदारों या उप ठेकेदारों में बड़े पैमाने पर बदलाव होते हैं, तो भी रिस्क असेसमेंट को रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग ठेकेदार
अनोखे रिस्क पेश कर सकते हैं जिनकी पहले कल्पना या गणना भी नहीं की गई होगी। नंबर 6, एम्प्लॉय फीडबैक। कर्मचारियों का फीडबैक दिन प्रतिदिन के कार्यों और संभावित रिस्क के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। जब भी कर्मचारियों, विशेष रूप से फ्रंटलाइन लेवल वर्कर से सुरक्षा संबंधित चिंताओं के बारे में इनपुट्स मिलते हैं तो भी रिस्क असेसमेंट को रिव्यू किया जाना चाहिए। 7, डिफरेंट प्रोजेक्ट फेजेस। जैसे जैसे प्रोजेक्ट विभिन्न चरणों और प्रमुख माइलस्टोन्स के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, रिस्क असेसमेंट को रिव्यू किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह प्रत्येक चरण की विशिष्ट चुनौतियों के लिए प्रासंगिक बने रहे। नंबर 8, इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट और नियर मिस। कोई भी दुर्घटना या नियर मिस वर्तमान रिस्क असेसमेंट और रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस में कमियों को उजागर करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि किसी दुर्घटना या नियर मिस के बाद सीखे गए सबकों को रिस्क असेसमेंट में इंटीग्रेट किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जा सके। नंबर 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सब कारणों के अभाव में भी रिस्क असेसमेंट्स को पीरियोडिकली रिव्यू किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उभरते कार्य वातावरण में सुरक्षा के उपाय समय के साथ साथ प्रासंगिक और प्रभावी बने रहें। मैनेजमेंट के निर्देशों के अनुसार और कार्य की प्रकृति के आधार पर यह क्वार्टरली, बाई एनुअली या एनुअली भी हो सकते हैं। दोस्तों, रिस्क असेसमेंट्स की नियमित और गहन समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि वे एक्यूरेट, इफेक्टिव और कार्यस्थल के डायनामिक नेचर के अनुरूप बने रहने के साथ साथ एक सुरक्षित कार्य वातावरण को बनाने और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के कल्चर को भी बढ़ावा देने में योगदान दें। दोस्तों, रिस्क असेसमेंट करते समय ह्यूमन एरर, अधूरी जानकारी या पर्सनल बायस जैसे फैक्टर्स के कारण कुछ गलतियां हो सकती हैं जो रिस्क असेसमेंट की एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस को प्रभावित करती हैं। इस मुद्दे पर हम अपने अगले एपिसोड में विस्तार में चर्चा करेंगे। जाते जाते मैं आप सभी को अपनी और अपनी पूरी टीम के साथ आज लोहड़ी के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।